हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, हम लोगों ने वैल्यूएशन रूल्स स्टार्ट किए हुए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स 27 to 31। उसमें पढ़े थे हम लोगों ने वैल्यूएशन रूल्स। और 27 to 31 कब अप्लाई होते थे? जब सेक्शन 15 की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। और सेक्शन 15 क्या बोलता था कि बायर एंड सेलर अनरिलेटेड पर्सन्स होना चाहिए और प्लस प्राइजेज आर द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी था। अदरवाइज तो हम लोग क्या अप्लाई करते थे? रूल 27 to 31। वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रूल्स होते थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था रूल 32 स्टार्ट किया था। देखो, तो रूल्स अब हम लोग 32 to 35 पढ़ रहे हैं। और रूल 32 किस लिए होता है? वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड सप्लाईज के लिए। तो स्पेसिफाइड सप्लाईज मतलब कि इस रूल 32 में जितने भी सप्लाईज स्पेसिफाइड हैं उस पर ये रूल 32 ही चलेगा। Notwithstanding anything contained in the provisions of this chapter, मीन्स ये रूल 32 ओवरराइड करेगा अदर प्रोविजंस पे। इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो रूल 32 में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था? देखो, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। कि अगर आप फॉरेन करेंसी की सेल परचेज करते हो इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग सर्विसेज, तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई क्या होगा? राइट, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। किस केस में था? परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी के केस में। आज हम लोग रूल 32 के ही सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। तो रूल 32 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पेसिफाइड सप्लाईज। इनमें वैल्यू ऑफ सप्लाई यही होगा जो रूल 32 में स्पेसिफाइड है। एंड रूल 32 ओवरराइड करेगा बाकी प्रोविजंस पे। इट मींस बाकी प्रोविजंस में चाहे कुछ भी लिखा हो, चलेगा वही जो रूल 32 में स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या दिया? देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एयर ट्रेवल एजेंट्स। मींस आप एयर ट्रेवल एजेंट्स हैं, राइट? तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? क्या कहते हैं? देखो, अगर डोमेस्टिक बुकिंग्स का केस है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, और अगर इंटरनेशनल बुकिंग का केस है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। ये 5% और 10% ऑफ बेसिक फेयर क्या आएगा? क्या टैक्स एलिमेंट आएगा? नहीं। क्या आएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। ये वैल्यू आएगा, इस पे फिर फिक्स परसेंटेज से जीएसटी चला जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, जीएसटी की लायबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं यहां। डन। और देखो, 5% और 10% ऑफ बेसिक फेयर का लेना है। ये बेसिक फेयर का मतलब क्या है? बेसिक फेयर मींस दैट पार्ट ऑफ द फेयर ऑन विच कमीशन इज पेड टू एयर ट्रेवल एजेंट। तो जिस वैल्यू पे एयर ट्रेवल एजेंट को कमीशन मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड बेसिक फेयर। तो उस बेसिक फेयर का या तो 5% लेना है या 10% लेना है। 5% कब लेना है? इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स। और 10% कब लेना है? इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग्स। राइट। हाँ, एयर ट्रेवल एजेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो चाहे तो डायरेक्टली टू पे जीएसटी ऑन कमीशन एलिमेंट। मीन्स वो क्या करे? सीधे सीधे जीएसटी एलिमेंट पे, मतलब कमीशन एलिमेंट पे जीएसटी जमा करा दे। तो इसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो कमीशन जितना चार्ज कर रहा है ये, ठीक है, एयरलाइन से जितना भी कमीशन चार्ज कर रहा है उस पर जीएसटी जमा करा दे, या फिर 5% और 10% ऑफ बेसिक फेयर जो आएगा वो वैल्यू ले लो, उस पर दे देना जीएसटी। तो ऑप्शन है, आपकी मर्जी है किसकी? एयर ट्रेवल एजेंट की। डन। तो ये नोट करो। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एयर ट्रेवल एजेंट है, डोमेस्टिक बुकिंग का केस है, और देखो बेसिक फेयर जो है ना वो 10,000 है, राइट? और इसको जो कमीशन मिलता है ना एयर ट्रेवल एजेंट को एयरलाइन से, वो कितना मिलता है? 10% मिलता है। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 तो क्या है कि भाई डोमेस्टिक बुकिंग का केस है, देखो इंटरनेशनल बुकिंग का केस है, डोमेस्टिक बुकिंग का केस है। डन। तो एक ऑप्शन तो इसके पास क्या है कि इसको कमीशन मिलता है 10%, तो 10,000 का 10% कमीशन मिलता है, तो 1,000 रुपए क्या आ गया? वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पे जीएसटी जमा करा दे। और ऑप्शन 2 क्या है इनके पास? कहते देखो बेसिक फेयर कितना है? 10,000, और क्योंकि ये डोमेस्टिक बुकिंग का केस है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर लेना चाहिए। तो 10,000 का 5% कितना आता है? 500 रुपए। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया, राइट? तो ये ऑप्शन है इनके पास, या तो 1,000 रुपए पे जीएसटी जमा कराए या 500 रुपए पे जीएसटी जमा कराए। डन। ठीक है जी, नोट करो इसको।
ठीक है, नोट कर लिया सबने? रब कर दूं? ठीक है जी, देखो मैं रब कर रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं थर्ड पॉइंट पे, रूल 32 के। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? मनी चेंजिंग सर्विसेज या परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। सेकंड वन क्या था? वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एयर ट्रेवल एजेंट्स, है ना। अब हम लोग आ रहे हैं रूल 32 के थर्ड पॉइंट पे। ये लो जी, क्या चल रहा है? रूल 32। और क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, स्पेसिफिक सर्विसेज, है ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज ना लिख के इसको हम लोग क्या लिखें? इन केस ऑफ स्पेसिफिक सप्लाईज। डन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ चुके हैं, थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, राइट। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। डन। तो देखो भाई, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, राइट। ये कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, बेटर वर्ड रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। मींस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर करेंगे? देखो इसमें 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या कहना चाहता है? इफ अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कह सकते हैं आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LICI, राइट। तो उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या काउंट करेंगे? GST कितने पे चार्ज होगा? फर्स्ट पॉइंट तो क्या है? इफ अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर, मतलब कि अगर LIC एडवांस में आपको बता रही है पॉलिसी होल्डर को कि जितना प्रीमियम हम आपसे चार्ज कर रहे हैं इसका कितना % हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो लाइक इंश्योरेंस कंपनी आपको एडवांस में बता रही है कि भाई हम 80% इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे। अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट कितना? 80%। तो आपसे प्रीमियम का कितना चार्ज किया इन्होंने? मान लो 10,000, है ना। प्रीमियम कितना चार्ज किया? 10,000। और अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है? 80% मीन्स 8,000। डन। तो बैलेंस जो बचा वो 2,000। ये 2,000 क्या कंसीडर होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो GST कितने पे चार्ज होगा? 2,000 पे। डन। तो अगर एडवांस में पॉलिसी होल्डर को बताया था कि कितने % हम अमाउंट इन्वेस्ट करके चलेंगे और नहीं बताया तो फिर ये होगा इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एनओटी पॉलिसी अदर देन अबाउ। तो इसको छोड़ के, मतलब अगर अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट एडवांस में नहीं बताया और सिंगल प्रीमियम एनओटी पॉलिसी है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना लेके चलेंगे आप? 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज्ड। जो भी आपने सिंगल प्रीमियम चार्ज किया उसका 10% क्या मान लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। उस 10% पे GST चार्ज होगा। डन। नेक्स्ट क्या है जी? इन अदर्स केसेस, बाकी सब केसेस में क्या होगा? मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस में अगर आप फॉल आउट नहीं कर रहे हैं तो थर्ड केस में आ जाएंगे। थर्ड केस में क्या होगा? फर्स्ट ईयर जितना भी प्रीमियम कलेक्ट करेगी इंश्योरेंस कंपनी उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना लेके चलेंगे आप? 25% ऑफ प्रीमियम। तो जितना भी प्रीमियम है उसका 25%, उसका 25% GST जमा नहीं कराना है। 25% क्या आएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर GST चार्ज होगा। और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना काउंट करेंगे आप? 12.5% ऑफ प्रीमियम। जितना भी प्रीमियम कलेक्ट करेगी इंश्योरेंस कंपनी उसका 12.5%। और नोट में एक बात और लिखी है, देखो, इफ एंटायर प्रीमियम इज पेड ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर। डन। क्या कहना चाह रहा है कि जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, मतलब पॉलिसी होल्डर ने पे किया है, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर के लिए है। मींस मनी बैक पॉलिसी नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा उसमें आपको। डन। तो रिस्क कवर कर रहे हैं, मतलब अगर कुछ कैजुअलिटी होती है तो उस केस में पैसा मिलेगा, कैजुअलिटी नहीं होती है तो नहीं मिलेगा। तो उसको आप एक्सपेंस मान लो एक तरह से, राइट। तो सिर्फ रिस्क कवर की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? एंटायर प्रीमियम पेड। जितना भी आपने प्रीमियम दिया होगा वही क्या काउंट होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। उतने पे GST जमा होगा। डन। तो नोट वाले केस में क्या चल रहा है?
कैजुअलिटी हुई तो क्लेम मिलेगा, नहीं हुई तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बाकी इन सब केसेस में तो आपको क्या होता है, कैजुअलिटी नहीं भी हुई तो भी आपको मनी बैक मतलब पैसा वापस मिलता है, जिसको इंक्लूडिंग बोनस मिलता है। ठीक है, डन। तो ये लाइफ इंश्योरेंस की बात की अब हमने, थर्ड पॉइंट था ये, इसको नोट करो जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डन, लो जी, इसको रब कर रहा हूं। मैं फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ स्पेसिफिक सप्लाई, है ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने, सेकंड पॉइंट पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया। अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ जी। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डीलर इन सेकेंड हैंड गुड्स। मीन्स आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हो, सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करते हो और उनको सेल भी करते हो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना काउंट करेंगे ये डिस्कस कर रहे हैं अब हम लोग, राइट। तो देखो भाई, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आ गए। फोर्थ पॉइंट किस चीज की बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डीलर इन सेकेंड हैंड गुड्स। मीन्स आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ सेलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज रजिस्टर्ड। देखो ये सेलर किसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात नहीं कर रहा है कि मैं जो डीलर हूं, मान लो मैं डील करता हूं सेकेंड हैंड गुड्स में, मैं सेल परचेज करता हूं, तो मैं किसी से पुराना गुड्स खरीद रहा हूं। तो यहां सेलर का मतलब मेरी बात नहीं हो रही है, उसकी बात हो रही है जिससे मैं ये पुराना गुड्स खरीद रहा हूं। अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है जीएसटी में जिससे मैं ये पुराना गुड्स खरीद रहा हूं, अगर वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो मुझसे जीएसटी चार्ज करेगा, राइट। तो उसी की बात हो रही है। देखो, इफ सेलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज रजिस्टर्ड, तो जिससे मैं खरीद रहा हूं अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो मुझसे जीएसटी चार्ज करेगा, राइट। अगर वो जीएसटी चार्ज करेगा तो मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं। तो आप क्या करना, जितना जीएसटी उसने चार्ज किया उसका तो आईटीसी ले लेना। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में क्या वर्णन कर लेंगे हम लोग, सेल प्राइस ऑफ डीलर। सेल प्राइस ऑफ डीलर मतलब ये सेल प्राइस किसका है, अब मेरे वाला। समझ रहे हैं बात मेरी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डीलर हूं और मैंने ना कुछ गुड्स खरीदा है भाई, 8,000 रुपए का गुड्स खरीदा है मान लो, ठीक है। और मान लेते हैं जीएसटी का रेट मैं रफली 10% ले लेता हूं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जिससे मैंने गुड्स खरीदा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो इस 8,000 रुपए पे मुझसे जीएसटी चार्ज करेगा 10%, कितना, 800 रुपए। तो वो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैं तो इस 800 रुपए का आईटीसी ले लूंगा, है ना। अब जब मैं इस गुड्स को बेचूंगा ना किसी और को दोबारा से, तो आईटीसी ले लिया मैंने 800 का। जब मैं ये गुड्स बेचूंगा किसी और को, कितने का बेच रहा हूं, मान लो 10,000 का, तो 10,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अब मैं जीएसटी कितने पे चार्ज करूंगा, 10,000 पे। तो सिंपल सी बात है, जब मैंने गुड्स खरीदा उस पर आईटीसी क्लेम कर लो, क्योंकि सेलर ने मुझसे जीएसटी चार्ज कर लिया। और जब मैं ये गुड्स बेचूंगा तो जितने मैं बेचूंगा ना वही मेरा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसी का हम लोग एसेसिबल वैल्यू काउंट कर लेंगे और उसी पे जीएसटी चार्ज होगा। तो परचेज के टाइम पे जीएसटी का आईटीसी ले लो, जीएसटी एलिमेंट का, और सेल प्राइस क्या बन जाएगा मेरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा चीज क्या है, देखो इसमें दूसरा केस क्या है ये, इफ सेलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट रजिस्टर्ड। इट मीन्स जिससे मैं पुराना गुड्स खरीद रहा हूं ना वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इट मीन्स वो तो जीएसटी चार्ज करेगा नहीं मुझसे, तो मैं तो आईटीसी ले नहीं पाऊंगा। तो डीलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आईटीसी, हेंस वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना ले लो उस केस में, कहते हैं सेल प्राइस ऑफ डीलर ले लो। मतलब मैं जितने में इस गुड्स को बेच रहा हूं, मान लो मैं 10,000 में बेच रहा हूं, है ना, और मैंने ये गुड्स खरीदा कितने में था, 8,000 में, तो 2,000 क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कहना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल हूं तो परचेज प्राइस पे मैंने आईटीसी ले लिया होगा, तो सेल प्राइस ही हमारा क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा है क्योंकि जिससे मैंने गुड्स खरीदा है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है मुझसे, तो उस केस में मैं क्या कर लूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर करूं, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस ऑफ डीलर। अगर ये पॉजिटिव आए तो वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो 2,000 पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन गया, 2,000। क्या ऐसा नहीं हो सकता ये नेगेटिव आ जाए, ये भी हो सकता है। मीन्स खरीदा था 8,000 में और बिका कितने में, ये 7,000 में, सेल प्राइस कितना हुआ मेरा, एक्सेप्शनल केसेस में ये भी हो सकता है।
तो ये तो नेगेटिव आ गया भाई, माइनस का 1000 आ गया। फिर माइनस का 1000 आएगा तो भाई उस केस में इसको इग्नोर कर देना है, जीएसटी थोड़ी चार्ज होगा माइनस पे, तो लॉस हो गया, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं हमारा। समझ गए बात? तो पॉजिटिव आए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, इस पे जीएसटी जमा करा देना, नेगेटिव आए तो इग्नोर कर देना, उसको कंसीडर ही नहीं करना है। और एक चीज और लिखी है देखो मैंने प्रोविजो में, कि अगर आपने गुड्स को रिपोजेस किया फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर, मींस आप बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने ना लोन दिया था बोरोवर को और वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, जब वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आप वो उसका गुड्स ही उठा लाए। ठीक है, आपने गुड्स को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया यार, उसको रिपोजेस कर लिया, राइट। तो उस केस में क्या होगा, और साथ में क्या लिखा है, फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, मींस वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। कौन? बोरोवर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। किस लिए आपने रिपोजेस कर लिया गुड्स को? फॉर रिकवरी ऑफ लोन और डेट, फॉर रिकवरी ऑफ लोन और डेट। तो देखो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा भाई सेल प्राइस ऑफ द बैंक, मतलब जितने पे बैंक ये रिपोजेस करने के बाद किसी और को बेचेगा ना, एक तो वो सेल प्राइस ले लो और उसमें से माइनस कर लो परचेज प्राइस ऑफ बैंक, राइट। तो परचेज प्राइस ऑफ बैंक कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो जितने में बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये गुड्स किसी और को बेचा है रिपोजेस करने के बाद, वो वैल्यू ले लो, उसमें से माइनस करो परचेज प्राइस, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जीएसटी इसी पे चार्ज होगा। अब ये परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखो एक्चुअल परचेज प्राइस ले लो एक तो, ठीक है, और उसमें से ना माइनस करना 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के हिसाब से। एक्चुअल परचेज प्राइस में से माइनस करना कितना, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, मतलब पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी 1 क्वार्टर काउंट करेंगे। और कहां से कहां तक काउंट करना, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ एक्चुअल डिस्पोजल। डेट ऑफ परचेज से लेके कब तक कैलकुलेट करना, एक्चुअल डिस्पोजल मतलब जिस डेट तक ये बैंक इस गुड्स को फाइनली बेचता नहीं है। ठीक है, तो जिस डेट को बैंक इस गुड्स को फाइनली बेच देगा वहां तक का काउंट करना है 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के हिसाब से, राइट। तो एक्चुअल परचेज प्राइस में से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर माइनस करोगे तो ये हमारा एक तरह से परचेज प्राइस आएगा बैंक का। तो इस सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस कर लेना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी, इसी पे जीएसटी चार्ज होगा। डन, नोट करो इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं जी। तो देखो भाई रब कर दो इसको, नोट कर लिया सबने, लो जी। अब हम लोग देखो 5th पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी रूल 32 में ही हैं हम लोग, रूल 32 कंप्लीट नहीं हुआ। ये लो जी, रूल 32 के 5th पॉइंट पे आ रहे हैं अब हम लोग। लो जी, रूल 32 का 5th पॉइंट क्या कहता है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ टोकन, वाउचर, कूपन और स्टैम्प अदर देन पोस्टेज स्टैम्प, other than postage stamp, which is redeemable against a supply of goods or services, supply of goods और सर्विसेज, राइट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं किस केस में, इन केस ऑफ टोकन, वाउचर, कूपन, ठीक है, या फिर स्टैम्प अदर देन पोस्टेज स्टैम्प विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो वो ये कहना चाह रहा है, आपने ना कोई वाउचर खरीद लिया या कोई टोकन या कोई वाउचर खरीद लिया, ठीक है, इस टोकन या वाउचर के थ्रू आप कुछ गुड्स खरीद सकते हैं या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर कितना लूं मैं, कहते हैं जितने में वाउचर खरीदा वो नहीं लेना है,
इसके बदले जितने रुपए का आप गुड्स खरीदेंगे या तो वो, या जितने रुपए की सर्विसेज अवेल करेंगे वो, राइट। तो मीन्स क्या देखना है इस केस में हमें, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना। तो क्या देखना है इस केस में, वैल्यू ऑफ वाउचर नहीं देखना है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज देखना है, राइट। तो देखो मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा इस केस में, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज which can be availed through this voucher, तो जितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज आप एक्वायर कर सकते हैं इस वाउचर के थ्रू, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। एक्चुअल में वाउचर कितने का खरीदा है आपने, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। फॉर एग्जांपल, तो देखो भाई, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स परचेज वाउचर ऑफ शॉपर्स स्टॉप, तो शॉपर स्टॉप का इन्होंने वाउचर खरीदा है, 20,000 वाला वाउचर कितने में खरीदा है, 18,000 में। वाउचर 20,000 का है, खरीदा कितने में, 18,000 में। इट मीन्स इस वाउचर के थ्रू आप कितने का गुड्स खरीद सकते हैं, 20,000 का, राइट। गुड्स कितने का खरीद सकते हैं आप इसके थ्रू, 20,000 का। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर कितना होगा, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स, नॉट द वैल्यू ऑफ वाउचर। तो एक्चुअल में वाउचर आपने 18,000 का खरीदा है, बट इस 18,000 के वाउचर के थ्रू आप गुड्स कितने का खरीद सकते हो, 20,000 का। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना ले लूं मैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 20,000, राइट। जितने रुपए का गुड्स खरीद सकते हो, वाउचर से मतलब नहीं है, ठीक है। ये था 5th पॉइंट हमारा। तो इसके साथ 5th पॉइंट के साथ देखो हमारा रूल 32 खत्म हो जाता है ना, हम रूल 33 पे चलेंगे। नोट करो इसको फटाफट, फिर रूल 33 पे चलते हैं। रब कर दो जी इसको, ठीक है जी। तो हम आ गए रूल 33 पे, रूल 32 यहां खत्म हो गया। तो रूल 32 के 5 पॉइंट्स थे, वो पांचों पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। चलो जी, तो रूल 33 पे आते हैं। रूल 33 क्या कहता है, देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट। तो देखो अब हम लोग रूल 33 पे आ गए भाई। रूल 33 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट, राइट। और प्योर एजेंट का मतलब क्या है यहाँ, कि प्योर एजेंट का मतलब है कि नो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन बाय एजेंट। मीन्स जो एजेंट की तरह से काम कर रहा है ना आपके बिहाफ पे, वो आपसे कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं ले रहा है, जितना उसने पेमेंट किया उतना ही वो प्रिंसिपल से रिकवर कर रहा है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है प्रैक्टिकली कि मैं सिर्फ एज ए प्योर एजेंट ही काम करता हूं। मीन्स मान लो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं और मैं एज ए प्योर एजेंट ही काम करता हूं, मतलब जितना पैसा मैं आरओसी को देके आता हूं ना, उतना ही पैसा मैं बस क्लाइंट से लेता हूं, उसके अलग कुछ भी चार्ज नहीं करता। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं चैरिटी थोड़ी करूंगा भाई। तो मीन्स सिर्फ प्योर एजेंट की तरह से काम करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। नो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन बाय एजेंट। और प्योर एजेंट का मतलब क्या है, देखो, तो जनरली क्या होता है कि जब मान लो मैं जैसे कंपनी सेक्रेटरी हूं और आपने मुझे हायर किया कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो भी जो रजिस्ट्रेशन की जो एक्चुअल फीस जमा होगी, रजिस्ट्रेशन फीस, नेम अप्रूवल फीस, वो सब तो लूंगा ही लूंगा आपसे, उसके अलग 5,000 रुपये मेरे या 10,000 रुपये मेरा कंसिडरेशन, ठीक है। तो मैं एज ए प्योर एजेंट काम नहीं कर रहा हूं, कह सकते हैं आप मिक्स्ड एजेंट। तो प्योर एजेंट का मतलब क्या होगा यहां, तो जितनी फीस मैं आपके बिहाफ पे आरओसी को जमा करा रहा हूं, रजिस्ट्रेशन फीस है जैसे लाइक कंपनी की, तो कंपनी की मान लो रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये लगी है जी, तो जो 5,000 रुपये मैंने आरओसी को जमा कराए वही 5,000 रुपये एग्जैक्टली आपसे लिए। तो वो 5,000 रुपये की जो सर्विसेज मैंने आपको दी हैं वो तो एज ए प्योर एजेंट दी हैं, तो उस 5,000 रुपये को हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं करते, मीन उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो जीएसटी किस पे चार्ज करना है, 10,000 रुपये पे, जो मैं एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा हूं आपसे। तो 5,000 रुपये तो पहले आरओसी को दे के आया, फिर मैंने आपसे ले लिए रजिस्ट्रेशन फीस के, उसमें कुछ प्लस माइनस तो मैंने किया नहीं,
तो वो जो 5,000 रुपये हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं होगा। तो वो जो मैंने आपको सर्विसेज दी हैं वो एज ए प्योर एजेंट दी हैं कि पहले 5,000 दे के आया फिर आपसे ले लिए, ये एज ए प्योर एजेंट है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं होगा, राइट। चलो, तो प्योर एजेंट के लिए कंडीशंस क्या होना जरूरी है? कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है कि एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए कि हम आपके बिहाफ पे ये सर्विसेज भी देंगे, मींस आपके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करा देंगे कंपनी की। नो टाइटल ऑन गुड्स और सर्विसेज, एजेंट का कोई टाइटल नहीं होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज पे, ठीक है। गुड्स, और अगर क्लाइंट के कुछ गुड्स और सर्विसेज हैं भी ना एजेंट के पास, वो उनको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। रिसीव्स ओनली एक्चुअल अमाउंट, जितना एक्चुअल अमाउंट वो आरओसी को दे के आया सिर्फ वो इतना ही रिकवर करेगा, उतना ही रिइंबर्स करेगा, उससे ज्यादा रिइंबर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो जितना भी खर्चा सप्लायर ने किया होगा किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट एज ए प्योर एजेंट। तो जितना भी खर्चा सप्लायर ने किया होगा रिसिपिएंट के बिहाफ पे एज प्योर एजेंट, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। कंडीशन क्या है? कि सप्लायर शुड एक्ट एज अ प्योर एजेंट, समझ गए? मतलब उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं कर रहा हो, जितने पैसे आरओसी को देके आया उतने ही ले रहा है, उससे उतने रिइंबर्स कर रहा है। नंबर 2, कॉस्ट इनकर्ड एज प्योर एजेंट शुड बी सेपरेटली मेंशन्ड इन इनवॉइस। तो इनवॉइस में आप सेपरेटली मेंशन करेंगे, तो जब मैं आपको इनवॉइस इशू करूंगा उसमें लिखूंगा, क्या लिखूंगा? कि मेरा जो कंसिडरेशन है 10,000 रुपये है, और फिर सेपरेटली स्पेसिफाई करूंगा आरओसी रजिस्ट्रेशन फीस इज 5,000, टोटल 15,000 है ना। तो सेपरेटली मेंशन करोगे कितना सर्विसेज या कितनी सप्लाई आपने एज ए प्योर एजेंट दिए हैं। थर्ड वन क्या है? सप्लाईज ऑफ प्योर एजेंट शैल बी इन एडिशन टू सर्विसेज सप्लाईज ऑन हिज ओन अकाउंट। तो जो एज ए प्योर एजेंट आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एडिशनल हैं, विच ही सप्लाईज ऑन हिज ओन अकाउंट। तो 10,000 की सर्विसेज तो मैंने ऑन हिज ओन अकाउंट दी हैं, ऑन माई ओन अकाउंट दी हैं, ठीक है। और 5,000 क्या है? एज ए प्योर एजेंट है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ कितना काउंट करेंगे? 10,000, 5,000 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। वो सर्विसेज तो मैंने एज ए प्योर एजेंट दी हैं आपको। डन। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं चलो, और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो पहले, आप नोट कर लिया जी सबने? तो लो जी, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं अब, रूल 33 का। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल ले रहा, देखो मिस्टर एक्स एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, इनको किसी ने हायर किया है कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, राइट। तो ये प्रोफेशनल फीस तो लेगा ही लेगा। प्रोफेशनल फीस के अलग मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? रजिस्ट्रेशन फीस भी रिकवर कर रहा है, किससे? क्लाइंट से। तो रजिस्ट्रेशन फीस कौन सी रजिस्ट्रेशन फीस? जो ये आरओसी को दे के आया होगा मिस्टर एक्स, है ना, ठीक है जी। तो मान लो प्रोफेशनल फीस तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 10,000 रुपये है ना, जैसे मैं भी एग्जांपल ले भी रहा था। और रजिस्ट्रेशन फीस है जी 5,000 रुपये, जो ये आरओसी को दे के आया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कितना काउंट करें? सिर्फ 10,000। 5,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन होना चाहिए ना। तो इनवॉइस में आप बताओगे प्रोफेशनल सर्विसेज तो कितने की हैं जी? प्रोफेशनल फीस तो आपने कितना चार्ज किया क्लाइंट से? 10,000। और सेपरेटली मेंशन करना रजिस्ट्रेशन फीस पेड टू आरओसी, है ना, कितना? 5,000, ठीक है। तो 15,000 हो गया वैसे तो, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना काउंट करोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 10,000। तो जीएसटी कितने पे चार्ज होगा? इसी का एक फिक्स परसेंटेज जीएसटी चार्ज होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ 10,000 चार्ज होगा, 10,000 कंसीडर करेंगे, 15,000 कंसीडर नहीं करेंगे। तो 5,000 जो आपने रिकवर किया है ना क्लाइंट से, वो तो एज ए प्योर एजेंट रिकवर किया है। डन। ये था रूल 33, इसको नोट करो जी फटाफट, फिर रूल 34 पे आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? डन। रब कर दो इसको। तो देखो भाई, रूल 34 की बात कर रहे हैं हम लोग। रूल 34 क्या बता रहा है आपको? कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी क्या लेना है? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी क्या लेना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू? वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी क्या लेना है? तो किस केस में होगा ये? इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में?
राइट। तो रेट ऑफ एक्सचेंज का यूज तो तभी होगा ना जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस होगा। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी क्या लेंगे हम लोग? देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से वाला लेना है? एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने जो नोटिफाई किया हुआ है ना रेट ऑफ एक्सचेंज, वो ले लेंगे। और वो भी किस डेट का? जो डेट टाइम ऑफ सप्लाई की बनेगी अंडर सेक्शन 12। तो हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ा था सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 में। सेक्शन 12 में क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड सेक्शन 13 में क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैलकुलेट करेंगे आप। तो जो भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज देख लेंगे। वो भी कौन से वाला? जो नोटिफाई किया है किसने? सीबीआईसी ने। तो किस डेट का देखेंगे? जो डेट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकल के आएगी सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज देख लेंगे एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। इसी तरह से देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए भी आपको रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिए। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए भी सबसे पहले तो क्या करोगे अब आप? सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकालोगे और उसी डेट का क्या देख लोगे? रेट ऑफ एक्सचेंज। कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज? एज डिटरमाइंड बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो गैप को फॉलो करके जो रेट ऑफ एक्सचेंज बनेगा वो रेट ऑफ एक्सचेंज कंसीडर करोगे यहां। ठीक है, तो यहां रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है? एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। यहां रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है? विच इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। राइट, ठीक है। और देखो रूल 35 क्या कह रहा है? रूल 35 तो सिंपल सी बात कह रहा है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ इंक्लूसिव ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स। दैट इज एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो मीन्स प्रोडक्ट पे एमआरपी प्रिंटेड है। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस में ऑल टैक्सेस आर इंक्लूसिव है, सभी टैक्सेस इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी। तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई एमआरपी को ही मान लो? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो एक्सक्लूडिंग टैक्स होना चाहिए ना भाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना लूं? कहते हैं टोटल एमआरपी ले लो और इसमें ना टैक्स एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जितना भी टैक्स इंक्लूडेड है ना वो और कंसीडर कर लेना साथ में। तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। तो मान लो 18% जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें। तो क्या करूं? एमआरपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18, तो मीन्स डिवाइडेड बाय 118 लेना है। फॉर एग्जाम्पल एमआरपी 1050 रुपए है और जीएसटी का रेट 5% है, तो इसमें 5% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग टैक्स काउंट करते हैं हम, इंक्लूडिंग टैक्स नहीं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना ले लूं? 1050 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि इसमें 5% टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा? 1000 रुपए। तो जीएसटी कितने पे चार्ज करोगे? 105 पे चार्ज, 1050 पे चार्ज नहीं करोगे, वो तो ऑलरेडी इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो जीएसटी किस पे चार्ज करोगे? 1000 पे। 1000 का 5% 50 ही आएगा, तो 1050 हो जाएगा इंक्लूड करके। समझ गए बात मेरी? तो ये रूल्स थे हमारे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, रूल 32 to 35। राइट, ठीक है। तो यहाँ हमारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।